सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो केमिस्ट्री की एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं और कोशिश करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री के टेक्निकल आपको बताया जाए और साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ सॉल्व कराया जाए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर आई लिंक बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट केमिस्ट्री की भी बनी हुई है, वहां से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2 गिव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर H2O2 ओके ये अगर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ तो क्या बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ आपके पास HOCl बनेगा, ClO2 बनेगा कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, किस आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जब ये रिएक्शन होगा H2O2 Cl2 का तो बनेगा 2HCl। ठीक है, तो 2 Cl और 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, तो बचा क्या, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो H2O2 जब रिएक्ट करता है Cl2 के साथ तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इट गिव्स राइज टू। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे क्या चीजें हैं, एक जिंक है, ठीक है, और दूसरा क्या है, नाइट्रिक एसिड है। लेकिन यहां पे कहा गया है डाइल्यूट वर्ड। ठीक है, तो डाइल्यूट जब नाइट्रिक एसिड रहती है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होती है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए, जिंक जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। ओके, लेकिन जब जिंक जो है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड साथ बिहेव करेगा तो वहां ये बनाएगा N2O नहीं बनाएगा, वहां बनाएगा NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो क्वेश्चन आपको क्लियर रहना चाहिए। तो यहां क्या है, जिंक है, तो जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इट गिव राइज टू, क्योंकि यार डाइल्यूट टर्म है तो ऑप्शन दिया था NO N2O NO2 की NH3। ठीक है, तो डाइल्यूट में क्या बनेगा, N2O। तो क्या बनेगा, N2O। और ये क्या है, ये आपकी है लाफिंग गैस, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो लाफिंग गैस क्या होती है, N2O, और इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड क्वेश्चन में आ जाता नाइट्रिक एसिड तो ऑप्शन हो जाता है NO2, लेकिन क्योंकि डाइल्यूट है तो उसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। रिएक्शन भी हम दिखा देते हैं क्या होगा, रिएक्शन होगा 4Zn, ठीक है, 10HNO3। ठीक है, ये अगर डाइल्यूट वाला है। ठीक है, डाइल्यूट का रिएक्शन मैं बता रहा हूं जिसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 4ZnNO3 रिएक्शन याद नहीं करना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। और यहां प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, N2O प्लस 5 टाइम्स ऑफ H2O। तो ये जो बना आपका N2O, ये कब बना, जब डाइल्यूट था। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का आंसर है। कॉन्सेंट्रेटेड होता तो दूसरा प्रोडक्ट बनता। लाफिंग गैस क्या होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच मेटल इज प्रेस्क्राइब टू बी प्रेजेंट इन मिनिमल, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर। तो जो पानी पीने वाला होता है, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इसमें कौन सा मेटल मिनिमल कंसंट्रेशन में होना चाहिए। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है, कितने कंसंट्रेशन में रहे। ठीक है, तो किसी चीज की भी अति जो है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे 4 मेटल्स मेंशन्ड है, एक फेरस है, एक मैग्नीज है, एक कॉपर है, कैडमियम है। अब इसमें आपको ये बताना है कि सबसे कम मात्रा में क्या प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए, सब चीज प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन सबसे कम मात्रा में वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए जो कम मात्रा में ही, मिनिमम कंसंट्रेशन में ही मैक्सिमम टॉक्सिसिटी कॉज कर ले रहा हो, और वो है आपका कैडमियम, जो कि कैडमियम टॉक्सिसिटी बहुत ही हार्मफुल होती है। तो ये वो मेटल है जो कि मिनिमम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं प्रेजेंट है तो बेस्ट है, अगर है तो ये सबसे बहुत ही कम मात्रा में पता होना चाहिए, क्योंकि कैडमियम टॉक्सिसिटी बड़ी हार्मफुल होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कंपाउंड विच कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, बाय मॉलिश टेस्ट इज। तो आपको मॉलिश टेस्ट पता होना चाहिए। मॉलिश टेस्ट पता है तो आप ऑटोमेटिकली बता लेंगे इसमें कौन सा कंपाउंड इसका सही आंसर है। तो मॉलिश कंपाउंड के मॉलिश टेस्ट के मैकेनिज्म के थ्रू क्या चीज डिटेक्ट किया जा सकता है? 1 डिग्री अल्कोहल, अमाइन, कार्बोहाइड्रेट की नाइट्रो कंपाउंड। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन हो सकता है मॉलिश टेस्ट के थ्रू। ठीक, ये तो हो गया आंसर। मॉलिश टेस्ट में होता क्या है? मॉलिश टेस्ट में क्या होता है कि जब अल्फा नेप्थॉल, ठीक है, अल्फा नेप्थॉल, देखिए हम साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलते हैं, खाली आंसर से बात नहीं बनती। जब अल्फा नेप्थॉल को ऐड किया जाता है शुगर सॉल्यूशन में, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन में ऐड कर दिया जाता है, क्या है ये? शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जब अलग से कॉन्सेंट्रेटेड क्या चीज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाली जाती है साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब से, तो जो जंक्शन पॉइंट होता है दो लिक्विड्स का, मतलब जहां पे अल्फा नेप्थॉल शुगर सॉल्यूशन मैच करता है, मिलता है जाके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, वहां पे क्या डेवलप हो जाती है? वहां पे डेवलप हो जाती है एक वॉयलेट रिंग, वहां पे डेवलप हो जाती है एक वॉयलेट रिंग, ठीक है। ये होता है मॉलिश टेस्ट में। तो अल्फा नेप्थॉल ऐड हुआ शुगर सॉल्यूशन, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से डाली गई और बनी वॉयलेट रिंग। तो ये मॉलिश टेस्ट में डिटेक्शन होता है इससे कार्बोहाइड्रेट का। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ गैसेस। तो बात कितनी हो रही है? मिक्सचर्स ऑफ गैसेस। डू नॉट ओबे, फिर क्या कह रहे हैं? डू नॉट ओबे व्हाट? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हमें पता होना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कौन ओबे करते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओबेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो अगर मिक्सचर है गैसेस का जो कि क्या है? नॉन रिएक्टिव है, तब तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉलो होगा, वरना फॉलो नहीं होगा। तो यहां पूछा गया कहां ओबे नहीं होगा। तो N2 और O2 दोनों ही नॉन रिएक्टिव है, तो ये ओबे करेंगे। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही नॉन रिएक्टिव हैं, ये ओबे करेंगे। Cl2 एंड O2 ये भी मिक्सचर नॉन रिएक्टिव है, लेकिन NH3 एंड HCl, ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, ये जो है रिएक्टिव हैं। इस वजह से ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ओबे नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ये है, क्योंकि NH3 और Cl जो है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस नहीं है, इसलिए ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करेंगे। तो यही डू नॉट ओबे ही पूछा गया था, तो इसका सही आंसर ये होगा। 6 देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 is released at STP on heating 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3, ठीक है। एटॉमिक मास बैरियम का यहाँ पे 137 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर 9.85 ग्राम BaCO3 को हीट किया जाए तो कितना वॉल्यूम CO2 निकलेगा। तो पहले हम रिएक्शन देखिए क्या होगा इसका। देखिए BaCO3 को जब हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा? बैरियम ऑक्साइड बनेगा और आपकी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो हमें पहले बताना चाहिए बैरियम ये जो कार्बोनेट है आपका BaCO3, इसका क्या वेट है, ठीक है। तो BaCO3 का हो जाएगा, बैरियम कितना हो गया? 137 दिया हुआ है ये, ठीक है। कार्बन कितना हो गया? 12, और 3 कितने हैं? ऑक्सीजन है, तो प्लस 3 इंटू 16, तो ये तो बैरियम कार्बोनेट का हो गया। और ये जब आप प्लस करेंगे इसको इसको इसको, तो ये आएगा 197। तो इसका मतलब ये 197 ग्राम जब होता है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो 22.4 लीटर निकलता है एसटीपी पे, यही होता है ना। सिंपल सी चीज है, एसटीपी पे कितना निकलेगा? 22.4 लीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि सिंपल हो गया क्वेश्चन कि 9.85 ग्राम 9.85 ग्राम का कितना निकलेगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई। सिंपल कैलकुलेशन इसलिए हो गई कि हमें पता चल गया कि एसटीपी पे 197 ग्राम जब होता है वो 22.4 लीटर निकालेगा CO2, तो 9.85 ग्राम पे कितना निकालेगा। तो सिंपल कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 9.85 डिवाइडेड बाई 197। ये सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका आंसर नंबर 3 1.12, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1.12 लीटर। तो मतलब 197 ग्राम 22.4 लीटर रिलीज करेगा
और 9.85 ग्राम कितना रिलीज करेगा, 1.128। क्लियर। नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर इज शोन बाई। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, कह रहा है मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर इसमें से किसके अंदर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है AlCl3, MgCl2, CHCl और LCl3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उसके अंदर ज्यादा होगा जो कि लीस्ट जो है आयनिक कैरेक्टर रखता होगा। ठीक है, किसके अंदर ज्यादा होगा, जिसके अंदर लीस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर हमें पता चल जाए कि इसमें लीस्ट आयनिक कैरेक्टर कौन है, तो मालूम चल रहा है कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, CH और La में एल्युमिनियम वो है जो आपका क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जब लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होने की वजह से आयनिक इंटरेक्शन कम होगा, चार्जेस इंटरेक्शन। तो आयनिक इंटरेक्शन जब कम हो जाएगा, इन चारों में सबसे ज्यादा कम एल्युमिनियम का है, तो इसीलिए इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, CHCl और LaCl3 में, इन चारों में एल्युमिनियम का लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इसलिए क्योंकि ये लीस्ट आयनिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसका जो है इन चारों ऑप्शन में मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर होगा। थोड़ा सा नंबर 8 देखिए, व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, इतना टफ भी जरूरी नहीं किया है, हम टफ नहीं कहेंगे, फिर भी एक टेक्निकल क्वेश्चन हैं। तो व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है CH3NH2 X प्लस KOH प्लस CH3Hc। तो ये पूछा है ये क्या चीज है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये जो कंपाउंड दिख रहा है एक ऑफेंसिव ऑर्डर इसमें होता है, मतलब एक बहुत ज्यादा एक स्मेल सी रहती है, ऑफेंसिव ऑर्डर। और ये जो रिएक्शन है ये है कार्बिल अमीन रिएक्शन। क्या है, कार्बिल अमीन रिएक्शन है। ठीक है, कार्बिल अमीन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन देते हैं या तो क्लोरोफॉर्म देगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म देगा, या क्या देगा, प्राइमरी अमीन देगा। ये दो रिएक्शन जो, ये कार्बिल अमीन रिएक्शन या तो क्लोरोफॉर्म देते हैं या तो फिर प्राइमरी अमीन देते हैं। ठीक है, और इसमें ऑफेंसिव ऑर्डर वाली स्मेल वाली निकलती है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड एक्स होगा वो होगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है इसमें से, वो है CHCl3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, CHCl3। तो अगर पूरा रिएक्शन में इसका लिख दो तो ये रिएक्शन होगा CH3NH2। ठीक है, और इसमें कार्बिल अमीन रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म इन्वॉल्व है, CHCl3, ये हमारा आंसर है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ KOH। और ये जो रिएक्शन देगा तो यही गैस बनेगी आपकी CH3NC, और इसके साथ साथ बनता है 3 टाइम्स बनता है KCl और बनता है 3H2O। ठीक है, तो ये बना आपका ऑफेंसिव ऑर्डर वाला कार्बिल अमीन रिएक्शन में, और इन्वॉल्व क्या रहा, क्लोरोफॉर्म। तो सही आंसर क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ डेल्टा H दैट इज चेंज इन द एंथैल्पी एंड डेल्टा E जिसे कहते हैं चेंज इन द इंटरनल एनर्जी फॉर अ गैसियस रिएक्शन। ठीक है, मतलब डेल्टा H अगर चेंज एंथैल्पी कहा जाता है और डेल्टा E को चेंज इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन यहाँ दे रहा है कि डेल्टा H इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा E, कि डेल्टा H हमेशा डेल्टा E से बड़ा होता है। दूसरा कि डेल्टा H डेल्टा E से तभी बड़ा होता है इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कि जब प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा हो रिएक्टेंट से। या डेल्टा H हमेशा लेस होता है डेल्टा E से, या डेल्टा H डेल्टा E से हमें छोटा होता है अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समझना क्या है, समझना होगा फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा H का, चेंज इन द एंथैल्पी delta H this is equal to what, delta E change in the internal energy, ठीक है, प्लस क्या होता है, चेंज इन द मोल्स, ठीक है, डेल्टा NG RT होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा H तो डेल्टा E प्लस इसका सम से बन रहा है, तो हमेशा डेल्टा H बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा H शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन डेल्टा E, ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा NG नेगेटिव हो जाए। डेल्टा NG नेगेटिव कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेस होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। इस कंडीशन में देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर लेस हो जाए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से,
तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कम हो गए और रिएक्टेंट ज्यादा हो गए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब ये नेगेटिव हो जाएगी तो डेल्टा एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है अब इससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा ई यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी नहीं बन रहा है। तीसरा स्टेटमेंट डेल्टा इज ऑलवेज लेस देन ई, लेस देन, तो लेस देन तो तभी होगा जब ये नेगेटिव होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। सही स्टेटमेंट ये है कि डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों चीजें सही है, लेकिन छोटा तभी होगा डेल्टा एच जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स के लेस होंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जब डेल्टा एन जी आपका जब भी नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच आपका डेल्टा ई से छोटा हो जाएगा। और यही कंडीशन चारों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है। बाकी स्टेटमेंट सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जब प्रोडक्ट्स मोल्स के लेस हो जाएंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, एन जी की वैल्यू डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो डेल्टा एच जो टर्म हो जाएगा वो कम हो जाएगा और डेल्टा ई बढ़ जाएगा इस कंडीशन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड लिगेंड के बारे में क्या सत्य है। इज इट मोनोडेंटेट लिगेंड, क्या ये बाइडेंटेट है, क्या ये क्वाड्रीडेंटेट है और क्या ये हेक्साडेंटेट है। सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर मैं तो आपको बताता हूं, और वो उसका आंसर क्यों है ये भी पता होना चाहिए आपको। सही आंसर है ये है हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हेक्साडेंटेट क्यों है, हेक्साडेंटेट इसलिए है क्योंकि इसके पास 6 ऑक्सीजन डोनर एटम हैं। ठीक है, 6 ऑक्सीजन डोनर एटम हैं। ठीक है, इसीलिए ये पॉलीडेंटेट कैरेक्टर भी शो करता है और साथ ही साथ 6 ऑक्सीजन डोनर एटम की वह होने की वजह से ये हेक्साडेंटेट कैरेक्टर भी शो करेगा। नंबर 11 देखते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये नहीं पूछ रहा है कौन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें पूछ रहा है कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वही होंगे जो कि डिसोसिएट करें अपने आयंस में। अगर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है आयंस में तो फ्लो ऑफ आयन ही नहीं होगा, और फ्लो ऑफ आयंस नहीं होगा तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए डिसोसिएशन ऑफ आयंस जरूरी है, फ्लो ऑफ आयंस उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट मूव कर सकता है। तो पूछा इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो ऑप्शन दिया इथेनॉल, ग्लूकोज, यूरिया, एसिटिक एसिड। तो देखिए इसमें इथेनॉल, ग्लूकोज और यूरिया, ठीक है, ये तो आपके क्या होते हैं, एसिटिक एसिड ऑप्शन दिया हुआ है, और इथेनॉल, ग्लूकोज और यूरिया दिया हुआ है। तो आपका इथेनॉल, ग्लूकोज और यूरिया ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ही। क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है ये, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, और फ्लो ऑफ आयंस इसमें इथेनॉल, ग्लूकोज और यूरिया में नहीं होता। एसिटिक एसिड में डिसोसिएशन होता है, ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो पूछा है नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन घुमा के था, तो नॉट वाले में आपका एसिटिक एसिड है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जिसमें डिसोसिएशन बढ़िया होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें डिसोसिएशन धीमा होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इथेनॉल, ग्लूकोज और यूरिया तो इलेक्ट्रोलाइट होते ही नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हीटिंग रॉड्स ऑफ आयरन embedded in charcoal powder are used to make railway wagon axis। तो रेलवे में वैगन एक्सिस बनाने के लिए आयरन की हीटिंग रॉड्स को चारकोल पाउडर में एम्बेड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेराडाइजिंग, केस हार्डनिंग, एनीलिंग की टैंपरिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आपको केस हार्डनिंग। क्या कहा जाता है, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि रॉट आयरन पे डिपॉजिटिंग अ सरफेस लेयर ऑफ स्टील। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द सरफेस, क्या कर रहे हैं इसमें, हार्डन कर रहे हैं, सरफेस को हार्डन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द सरफेस ऑफ रॉट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन तो आयरन से रिलेटेड है। कैसे हो रहा है हार्डनिंग, बाय डिपॉजिटिंग अ सरफेस लेयर ऑफ स्टील, भाई उसके ऊपर एक सरफेस लेयर स्टील की डाल दे रहे हैं, सरफेस लेयर ऑफ स्टील डाल दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं केस हार्डनिंग। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसे,
क्योंकि इसको हीट करते हैं इन कॉन्टैक्ट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड या विद चारकोल। ठीक है, तो रॉट आयरन के साथ हीट किया जाता है या तो चारकोल के साथ, ठीक है, और या फिर करते हैं पोटेशियम किससे, फेरोसाइनाइड के साथ। तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो उस प्रोसेस को केस हार्डनिंग कहते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, रेलवे वैगन एक्सिस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, हार्डन किया जा रहा है, और नाम की चीज का रहा है चारकोल को। तो चारकोल वाला कॉन्सेप्ट केस हार्डनिंग में होता है, जिसमें हार्डनिंग होता है किसका, रॉट आयरन का। आयरन का हार्डनिंग होगी, कैसे होगी, बाय डिपॉजिटिंग सरफेस ऑफ स्टील, जिसमें चारकोल इन्वॉल्व रहता है, और या तो फिर ऑल्टरनेटिवली आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है केस हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है विच इज द फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट fraction obtained when rectified spirit and benzene are distilled together। तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा हटके है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम आ रहा है, बेंजीन का नाम आ रहा है, और फर्स्ट फ्रैक्शन का नाम आ रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का नाम आ रहा है इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, अब मिल क्या रहा है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, स्पिरिट, और क्या है, बेंजीन है। ठीक है, तो जब इसको मिलाया जाता है और वाटर भी इन्वॉल्व रहता है तो क्या बनता है, 3 स्टेप में डिस्टिलेशन होता है। फर्स्ट फ्रैक्शन जो मिलता है, फर्स्ट फ्रैक्शन जो कि पूछा गया है, उससे मिलता है टर्नरी एजियोट्रोप। ठीक, सेकेंड फ्रैक्शन जो मिलता है उसमें मिलता है बाइनरी एजियोट्रोप, समझाने के लिए बता रहे हैं, और थर्ड फ्रैक्शन जो मिलता है उससे मिलता है एब्सोल्यूट एल्कोहल। ठीक, तो इसका मतलब आंसर क्या पूछा गया, व्हाट इज द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड बेंजीन आर डिस्टिल्ड टुगेदर। तो स्पिरिट और बेंजीन को मिक्स करके जब डिस्टिलेशन हो रहा है तो हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फर्स्ट फ्रैक्शन पूछा है तो मिलेगा टर्नरी एजियोट्रोप, तो सही आंसर ये है। ठीक, अगर पूछते सेकंड फ्रैक्शन क्या है तो सेकंड फ्रैक्शन होता है बाइनरी एजियोट्रोप, और पूछते लास्ट फ्रैक्शन थर्ड फ्रैक्शन क्या है तो वो होता है आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल। पूछा गया था फर्स्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, टर्नरी एजियोट्रोप। फ्रैक्शन नंबर 14 देखिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। विच ओर की बात आ गई, कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर। तो इसमें एक ऐसा ओर है जिसके अंदर आयरन और कॉपर कौन दोनों है, बताइए कौन सा है, क्यूप्राइट है, कैल्शियोसाइट है, कैल्कोपायराइट है कि बेलासाइट है। तो सभी ओर्स हैं, सबके फॉर्मूला अगर आपको याद है या पता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको और भी मालूम होगा और फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो क्यूप्राइट क्या होता है, क्यूप्राइट है Cu2O। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्यूप्राइट। ठीक, कैल्शियोसाइट क्या है, कैल्शियोसाइट है Cu2S। ठीक है, कैल्कोपायराइट क्या है, ये है आपका CuFeS2, और आपका बेलासाइट क्या है, बेलासाइट है CuO2.CuCO3। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए कि Cu2 कॉपराइट का फॉर्मूला हो गया, ये कैल्शियोसाइट का हो गया, ये हो गया कैल्शियोपायराइट का, और ये हो गया बेलासाइट का। अब ये पूछा गया है कि ऐसा और है इन चारों में जो कि आयरन और कॉपर दोनों होता है। अब इस पे देखिए सिर्फ कॉपर है क्यूप्राइट में, कैल्शियोपायराइट में देखिए सिर्फ कॉपर है। ठीक है, इसमें भी कॉपर है, ये कॉपर है और ये कॉपर है। कैल्शियोपायराइट में देखिए क्या है, कॉपर भी है और फेरस भी है, और मेलासाइट में क्या है, सिर्फ कॉपर है। तो कैल्शियोपायराइट एक ऐसा ओर बन के आ रहा है जिसमें कॉपर और फेरस दोनों है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही FeS2 है। तो कैल्शियोपायराइट एक ऐसा ओर है जिसके अंदर आयरन और कॉपर दोनों होते हैं, बाकी और जो है सब कॉपर के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन आ रहा है बाय द एक्शन ऑफ, क्या चीज एक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या आ गया, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, और किस पे ट्रीटमेंट हो रहा है, बेंजल्डिहाइड, ऑन बेंजल्डिहाइड, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, द बेंजल अल्कोहल। ठीक है, एंड सोडियम बेंजोएट इज ऑब्टेन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेंजल्डिहाइड के कॉम्पोजिशन से बेंजल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बन रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज पर्किंस रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन की क्लेजन कंडेंसेशन। बताइए आप, इजी क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजल्डिहाइड होता है आपका, बेंजल्डिहाइड,
ठीक है, इसको ट्रीट किया जाता है किससे? 50% इथेनॉलिक एल्कली सॉल्यूशन से किया जाता है। ठीक है, तो एल्कली सॉल्यूशन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो 50% एल्कलाई सॉल्यूशन से जब ट्रीट किया जाता है तो फिर क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है? रिड्यूस होता है, और बनता क्या है? बेंजोइक एसिड एंड बेंजिल अल्कोहल। तो क्या बना यहाँ पे? बेंजिल अल्कोहल बना, सोडियम बेंजोएट बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड भी है। तो ये रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ, तो रिएक्शन क्या है? कैलिजारो रिएक्शन। नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर, ठीक है, रिगार्डिंग वाटर विच इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज फॉल्स। तो इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि गलत है और वो वाटर के रिगार्डिंग है, और वाटर आपको पता है क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो पहला है कि इट कैन डिजॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो वाटर सही में कई नंबर ऑफ कंपाउंड्स को अपने डिजॉल्व कर सकता है, स्टेटमेंट तो सही है। इट हैज अ वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये ऑप्शन गलत है। मतलब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट हैज अ हाई लिक्विड रेंज, लिक्विड रेंज भी हाई है। इट्स हाई डाइपोल नेचर, डाइपोल नेचर तो होता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बनता है बहुत अच्छा, हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयंस इसके अंदर रहते हैं, हाई डाइपोल नेचर है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, और यही पूछा गया इसमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर मैक्सिमम कंपाउंड डिजॉल्व हो सकते हैं। तीसरी चीज, उसका लिक्विड रेंज हाई होता है, ये भी सही है। उसका हाई डाइपोल नेचर होता है, और उसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी याद रखिएगा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम किस पे होती है? मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो कई क्वेश्चन हो गए इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व करेगा, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई लिक्विड रेंज, हाई डाइपोल नेचर, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, 1 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है। डेंसिटी भी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि मैक्सिमम किस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये भी एक अलग कंसेप्ट है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ग्लिसरॉल बॉयल्स एट 290 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ग्लिसरॉल बॉयल करता है 290 डिग्री सेल्सियस, और फिर कहा है विथ स्लाइट डिकम्पोजिशन। तो एक इंडिकेशन है इस क्वेश्चन में। फिर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई इम्प्योर ग्लिसरीन। अब क्वेश्चन पूछा है कि इम्प्योर ग्लिसरीन को कैसे प्यूरिफाई किया जाए। ऑप्शन दिया हुआ है स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट। अब इस क्वेश्चन में एक हिंट दी हुई है कि ग्लिसरॉल जो है वो बॉयल कर रहा है 290 डिग्री सेल्सियस पे, कहा गया पहले, और फिर कहा गया इसी पे इसका क्या हो रहा है? स्लाइट डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सभी लिक्विड्स जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाके डिकम्पोज करें, समझ में आया? ऐसी सभी लिक्विड्स जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाके अपने डिकम्पोज करें, ऐसे सभी को हम प्योरीफाई कर सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड से। इसलिए ग्लिसरॉल जो कि बॉईल कर रहा है 290 डिग्री सेल्सियस पे और कह रहा है कि डिकम्पोजिशन भी शो कर रहा है, तो उस कैटेगरी में आ गया वो लिक्विड जो कि बॉईल करे स्लाइट डिकम्पोजिशन के साथ। इसलिए इसको भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द अल्कोहल विच इजिली रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इसमें ऑप्शंस में क्या दिए हुए? अल्कोहल दिए हुए हैं कई, और पूछा इसमें से कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कौन अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है HCl क्या है? HCl है एक हेलोजन एसिड, है ना? एक क्या है? हेलोजन एसिड है। अब आपको पता होना चाहिए हेलोजन एसिड के साथ सबसे अच्छा रिएक्ट करते हैं कौन? टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा रिएक्ट करते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें से टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है? तो आप ये देखेंगे टर्शियरी अल्कोहल, इसमें ये C नंबर वाला है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? C, इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, और इधर लगा हुआ है OH। तो ये क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है, तो इससे ही सबसे अच्छा हेलोजन एसिड रिएक्ट करेगा। तो ऑप्शन में क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल ये, तो ऑप्शन C इसका ऑटोमेटिकली इसका करेक्ट आंसर हो गया। 19 देखिए। इन मैकेनिज्म ऑफ रेमर-टीमन रिएक्शन, रेमर-टीमन रिएक्शन में कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व होती है? कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट होता है, कार्बीन इंटरमीडिएट होता है, कार्बेनियम इंटरमीडिएट होता है, कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो रेमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है? तो रिएक्शन देख लें पहले क्या होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म है CH Cl3,
ठीक है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है देखिए वो क्या है, इंटरमीडिएट बन रहा है CCl3, ये बन रहा है इंटरमीडिएट। और उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद बन रहा है आपका CCl2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये क्या चीज़ है, वो है आपका कार्बीन। ये क्या कंपाउंड है, कार्बीन। तो कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है आपका रायमर-टीमन रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है। 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज pH इक्वल टू 1। तो क्या हो गया कि 1 लीटर एक सॉल्यूशन है, किसका है, HCl का है, और उसका pH कितना है, 1 है। तो pH यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, अभी कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी मिला दिया जाए, हाउ मेनी लीटर मस्ट बी एडेड टू क्रिएट एन एक्वस सॉल्यूशन pH इक्वल टू 2। जैसे इसका pH क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो अभी pH 1 है, 2 बनाना है तो 1 लीटर HCl में कितना पानी मिला दिया जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। pH कितना है, 1 है अभी तक। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H आइंस, यही pH होता है, ये आपको पता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अगर सिंपल क्वेश्चन आना हो। तो H आइंस कितने होंगे इसमें, H आइंस हो गए आपके 10⁻⁻1 m। ठीक है, और आपका फाइनल pH कितना होना चाहिए, फाइनल pH जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 2। तो उसमें H आइंस क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गया, वो हो गया 10⁻⁻2 m। अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो m1 क्या हो गया, पहली कंडीशन, तो m1 कितना हो गया, m1 हो गया 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 हुआ ना, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 0.1, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें क्या चाहिए, 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 को लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं। तो 0.01, और हमको ये वॉल्यूम जानना है। तो वॉल्यूम 2 कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.01। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10 सॉल्व करने में, तो 10 लीटर करना है। तो पहले से कितना प्रेजेंट होगा, अभी आंसर नहीं आया है, देखिए वॉल्यूम कितना आया, 10 लीटर। ठीक है, अब इसमें पता कितना क्या किया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना ऐड करना है। तो पहले से कितना होना चाहिए, पहले से था 1 लीटर। ठीक है, और टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10 लीटर। तो पहले से प्रेजेंट कितना है, 1 लीटर। तो 10 माइनस 1 मतलब 9 लीटर मिलाना है। तो आंसर क्या होगा इसका, 9 लीटर। 9 क्यों होगा, देखिए 1 लीटर HCl pH 1 है, और 2 लीटर अरे 2 pH के लिए आपको कितना चाहिए, 10 लीटर। ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 लीटर जब प्रेजेंट है तो 9 लीटर मिलाएंगे तो फाइनल वॉल्यूम फिर 10 लीटर हो जाएगा। तो मिलाना कितना है, 9 लीटर है। अगर इसमें ऑप्शन कहीं 10 होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन ऑप्शन इसमें 10 नहीं था। ठीक है, तो आंसर 10 नहीं होगा, 9 होगा, कि 9 लीटर आप 1 लीटर में मिलाएंगे तो फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। तो pH कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लेलिस्ट पूरी केमिस्ट्री की बनी हुई है, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, क्लिक करेंगे pH सारे आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी। बने रहिए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड